नाज़रीन, तारीखी इकदाम सामने आया है और वेस्ट से अब बहरहाल एक्शन का आगाज हो गया है। इजरायली टॉप मिनिस्टर्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं, समूतरिच और बैन गवर के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं और इसके साथ एक नए अहद का आगाज हो रहा है। और वो अहद ये है, अब नई रियलिटी ये है कि इजराइल अब वो नहीं रहा कि जिसके लिए कोई जो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है और उसकी बस बदमाशी है और उसके लिए कोई रेड लाइंस नहीं है, वो जो मर्जी करता रहे। अब आगाज उस नई रियलिटी का हो गया है, इस फैसले के साथ हो गया है और इजराइल के ऊपर बाकायदा सैंक्शंस लगी हैं। पहली बार इस नौयत का इकदाम वेस्ट से सामने आया है और जाहिर बात है दिल पर हाथ रखकर वेस्ट ने ये इकदाम उठाया होगा। वो चाहते तो नहीं होंगे, लेकिन अब बहुत सारी डायमेंशन जो हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो वेस्ट को मजबूर कर रही हैं कि अब वो इस जंग को रुकवाने की तरफ बढ़े और आज उन्होंने सैंक्शंस अनाउंस कर दी हैं। इसके साथ साथ यमन ने ईरान को कहा है कि आपके पास कोई इंटेलिजेंस का खजाना आया है तो इस खजाने में से हमें तो थोड़ा सा हिस्सा दीजिए और हमें जरा बताइए कि ये इजराइल के जो टारगेट्स हैं ये कहां पर हैं, कैसे हैं, इनकी लोकेशन क्या है, तो हम जरा चेक करें कि हमारे जो मिसाइल हैं उनका निशाना कैसा है, हमें जरा इंफॉर्मेशन दें, हम भी जरा अपने मिसाइलों का निशाना चेक कर रहे हैं। तो यमन की जानिब से ईरान से इंफॉर्मेशन मांग ली गई है। वो ईरान जो क्लेम कर रहा है कि उन्होंने इंटेलिजेंस हासिल कर ली है, तो यमन ने वो उनसे मुतालबा किया कि हमें भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें, सारी ना दें लेकिन थोड़ी सी हमें भी बताएं ताकि हम भी जरा निशाना चेक करें कि वो कैसा है। और चूंकि यमन के ऊपर अभी इजराइल ने हमला भी किया है तो इसलिए यमन का तो राइट है रिस्पॉन्ड करना। और यह खबर साथ सामने आ रही है कि यमन जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर मिसाइल लोकली प्रोड्यूस कर रहा है। ये आज एक नई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो सामने आई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, ईरान कई फ्रंट्स के ऊपर खेल रहा है और कई फ्रंट्स के ऊपर जो है वो इजराइल को और वेस्ट को और इन तमाम ताकतों का सामना कर रहा है। नाज़रीन, वो तमाम इदारे, वो तमाम तरीकाकार जिससे ईरान को सबड्यू करने का और उसको ह्यूमिलिएट किया जाता था और उसको जो है वो प्रेशराइज किया जाता था और उसके खिलाफ बयानियां बनाया जाता था, उस एक एक को ईरान जो है उसका आड़े हाथों ले रहा है और सबसे ज्यादा उसके निशाने के ऊपर है IAEA। और ईरान ने नए डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिवील कर दिए और ईरान ने ये कहा है कि जो ईरानियन साइंटिस्ट हैं उनको असैसिनेट करने में IAEA का किरदार है, इसने इजराइल की हेल्प की है। ये बहुत बड़ी बात है और इस इदारे के हवाले से पहली बार इस नौयत का कोई ऐसा इल्जाम पूरी दुनिया से सामने आया है और ये तो क्राइम की तरह मामला चला गया ना भाई। उस इदारे की हैसियत ही क्या बची है जो किसी दूसरे मुल्क के साथ मिलकर साइंटिस्ट को जब असैसिनेट करवा रहा है। ये तो बाकायदा क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर मामला चला जाएगा। और अगर रशिया और चाइना की जानिब से भी इस मौकफ की हिमायत कर दी गई और उन्होंने भी कहा कि हाँ ये ईरान से ही बात कर रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर तो इस इदारे के ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा, इसके स्टाफ के ऊपर, इसके लोगों के ऊपर, तो ये तो और ज्यादा इनके लिए मामला खराब हो जाएगा। तो अब इन्होंने क्या प्रेशर डालना है ईरान के ऊपर? ईरान कह रहा है तुम तो हमारे साइंटिस्ट को असैसिनेट करवाने में किरदार अदा करते रहो, तुम्हारी तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, तुम्हारी तो न्यूट्रलिटी कोई नहीं है। तो ये जो सबसे बड़ा इदारा जिसको वो इस्तेमाल कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ईरान ने उसकी कलई जब खोल कर रख दी है और वेस्टर्न कंट्री इस वक्त वाकईतन प्रेशर के अंदर है और वो कोस रहे हैं इजराइल को कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो इजराइल जो एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी कॉलोनी जो सिक्योर है, जो ताकतवर है, अब वो देखिए वो हर हवालों से एक्सपोज हो रही है। इसका मतलब यह है कि देखें वेस्टर्न वर्ल्ड मुसलसल इजराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। तो अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि उनको भी ये खतरा होगा कि अगर हम इसके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे तो कल को ये हमारा राज किसी और के हाथ में लग सकता है। तो इससे भी चीजें जब वो उनमें तब्दीली आएगी। अगली बात यह है कि जो हम एक बहुत बड़ा फिनोमेना देख रहे हैं, यानी एक होता है ना कि इससे तारीख बदलने वाला फिनोमेना और सारा लैंडस्केप बदलने वाला फिनोमेना, वो जो यूरोप के अंदर फार राइट इमर्ज हो रहा है। 80 साल के बाद, 2 आलमी जंगों के बाद फार राइट को दोबारा से मकबूलियत यूरोप में हासिल हो रही है। मैरी ले पेन जो है, कल उन्होंने मीटिंग की, आज वो बाकायदा फ्रंट के ऊपर आ चुकी हैं। उन्होंने मैक्रोन के खिलाफ कैंपेन का आगाज कर दिया है और सिर्फ मैक्रोन के खिलाफ नहीं, पूरी यूरोपीय यूनियन की लीडरशिप के खिलाफ। अब उन्होंने कहा है कि जो यूरोपीय यूनियन है, और जाहिर बात है उसमें मैक्रोन का बहुत बड़ा किरदार और जर्मनी और ये सारे सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो यही हैं। उन्होंने कहा जी ये यूरोपीय यूनियन की जो लीडरशिप है ये ईस्टर्न यूरोप में, यानी पोलैंड में, यानी बाकी यूक्रेन के बॉर्डर कंट्रीज के अंदर, ईस्टर्न यूरोप के अंदर ये जंग की तैयारी कर रहे हैं, रशिया के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं। और रशिया का भी ये बयानिया है, रशिया भी तो यही कह रहा है कि ये तो बाय प्लान हमारे साथ जंग की तरफ जब बढ़ रहे हैं। तो आज मैरी ले पेन है, यानी उनकी जो सारी कैंपेन है वो एंटी वॉर है, एंटी इमिग्रेशन है और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये उनकी कैंपेन है। और आप नोट करें तो ट्रंप की भी यही कैंपेन थी। ट्रंप भी इन्हीं बुनियादों के ऊपर इक़्तिदार के अंदर आया है और इन तीनों चीजों को अमेरिका में भी मकबूलियत हासिल हुई है और यूरोप के अंदर भी हासिल हो रही है। जो जो ये नारा लगा रहा है एंटी वॉर, एंटी इमिग्रेशन और जो मुआशी बदहाली है उसके ऊपर जो है वो मकबूलियत हासिल हो रही है। तो मैरी ले पेन सामने आ चुकी हैं और मैक्रोन के खिलाफ उतर गई हैं। तो ना सिर्फ मैक्रोन के ऊपर प्रेशर है बल्कि पूरे यूरोप के ऊपर प्रेशर है, जो फिनोमेना यहां पर शुरू हो गया है और तमाम यूरोपियन फार राइट लीडरशिप पेरिस के अंदर जमा हुई है और उसने जनाब ये
बाकायदा यूरोप को बदलने की तहरीक का आगाज कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा फिनोमेना है और इनको प्रेशराइज करने के लिए साथ नेटो की चीफ ने कहा है कि रशिया इन्वेड करने आ रहा है। अब ये देखें, दो चीजें टकरा रही हैं। एक इधर नेटो है, यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप है, जो कह रहे हैं बजट बढ़ाओ, असला प्रोडक्शन बढ़ाओ, जंग होने वाली है, रशिया हमला करने वाला है, एक ये है। और यही चीज इसकी मुखालफत में फार राइट खड़ा हो गया कि ये तो बाय प्लान सारी चीजें कर रहे हैं और यूरोप को जंग की तरफ धकेल रहे हैं। तो ये यूरोप के अंदर यानी मल्टी लेयर क्राइसिस है जिसके अंदर यूरोप इस वक्त जा चुका है। और सबसे आखिरी चीज अगर उनको कुछ चाहिए तो ये गजा की जेनोसाइड है, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। और आज उसका मुजाहरा भी हमने देख लिया कि सैंक्शन जब लग गई हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और लॉस एंजलिस में क्या हो रहा है, जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं जिनका इस वक्त शदीद गोलाबारी ट्रंप के साथ जारी है। ट्रंप कह रहा है कि ये निकम्मा है, इनकॉम्पिटेंट है, इसको जेल में डालो, इसको गिरफ्तार करो। और आगे से कैलिफोर्निया की इंतजामिया कह रही है और लॉस एंजलिस के मेयर और डेमोक्रेट्स के, ये सब ट्रंप का क्या धरा है। ये ट्रंप के आने से पहले प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल था, लेकिन ट्रंप ने जब से ये कूदा है तो ये मामला इसने खराब किया है, यानी शदीद अमेरिका के अंदर लड़ाई। लॉस एंजलिस के जो गवर्नर हैं उन्होंने नेशनल गार्ड की एक तस्वीर शेयर कर दी है और नेशनल गार्ड जो है वो एक दूसरे के ऊपर फर्श पर एक दूसरे के ऊपर सोए हुए हैं बगैर किसी सहूलत के। और उसने कहा कि ना इनको खाना मिला है, ना इनको सोने की कोई जगह है। तो ट्रंप जो है वो नेशनल गार्ड को ह्यूमिलिएट कर रहा है। तो वो एक अलग लेवल, यानी अब देखें नेशनल गार्ड भी तो ओवरऑल अमेरिका की हैं, लेकिन अब अमेरिका के अंदर जंग छिड़ गई है। वो कह रहा है नहीं मैं सही हूं, वो कह रहा है नहीं मैं सही हूं, और नेशनल गार्ड जो वो जमीन के ऊपर सोए हुए हैं। और उसने कह दिया कि देखो ये किस तरह से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो ये लॉस एंजलिस की सूरत हाल है। मिनिस्टर्स यानी नेतन्याहू के बाद जो दो सबसे बड़ी पावरफुल शख्सियात हैं जो इस वक्त जंग को जारी रखे हुए हैं, और जो भी हो रहा है, ये दो बड़ी शख्सियात हैं नेतन्याहू के बाद, इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, यानी हाई प्रोफाइल लेवल के ऊपर जाकर ये सैंक्शन लगाई गई हैं। और ये सैंक्शन लगाना, ये अमल एक तरफ है, लेकिन ओवरऑल इसका जो इंपैक्ट है और इसका जो सिग्नल है वो दूसरी तरफ है। यानी सिग्नल ये है कि इजराइल को पट्टा डाल दिया गया है। ये पहली लगाम है जो इजराइल को डाली गई है, ठीक है ना। यानी इजराइल को इस्तेशना हासिल नहीं है, इससे पहले थी कि इजराइल जो मर्जी करेगा उसको कौन पूछेगा। तो अब इस इकदाम से बहरहाल ये सिग्नल आ गया है कि रियलिटीज दुनिया की बदल रही हैं। वो बदमाशी का जमाना जब वो खत्म हो रहा है, इजराइल ऑन ग्राउंड हार चुका है, ये कॉलोनी कोलैप्स हो रही है। इंटेलिजेंस जो कैपेबिलिटीज उसकी थी उसको ईरान ने एक्सपोज कर दिया है। मिलिट्री जो कैपेबिलिटीज है उसको हमास और हिजबुल्लाह और हुतीज ने जो है वो एक्सपोज कर दिया है। एयर डिफेंस की कैपेबिलिटीज वो एक बार फिर से रेजिस्टेंस ने उड़ा के रख दी हैं। और जो एक रीजनल अलायंस था वो भी शटर्ड हो गया। आप मुझे बताएं जरा, जॉर्डन रोके ना यमनी मिसाइल, और अगर कल कोई ईरान हमला करता है तो जरा रोके पहले तो जॉर्डन ने मिसाइल रोके ना, तो आज जरा रोकर दिखाएं। तो वो जो रीजनल अलायंस था, जो एक शील्ड थी, और जे अल-शरा जैसे लोगों को लेकर आए हैं और वो कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन, तो वो नॉर्मलाइजेशन बस एक ख्वाब ही रह जाएगी अल-शरा या किसी और की, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं है। रियलिटी जहां तक जो है वो बदल रही है। तो ये जो सैंक्शन लगी हैं बड़ी सख्त सैंक्शन हैं, और उस नौयत की सैंक्शन हैं जिस तरह की रशियंस के ऊपर सैंक्शन वेस्ट ने लगा रखी हैं, उस नौयत की सख्त तरीन सैंक्शन इन्होंने इजराइल के ऊपर लगा दी। यूके, कनाडा, 3 अदर नेशंस sanctions Israeli minister Ben Gvir and Smotrich. According to the report by Times, the minister would be banned from entering United Kingdom in addition to the financial sanctions. ये इन मुल्कों में दाखिल नहीं हो सकेंगे, साथ इनके ऊपर फाइनेंशियल जो सैंक्शंस है वो लगी हैं। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे, ओस्लो के अंदर ईरान और अरब फॉरेन मिनिस्टर मुलाकात करने जा रहे हैं। तो नॉर्वे और कहां न्यूजीलैंड और कहां ऑस्ट्रेलिया, तो ये वेस्ट की आप समझ लें कि तमाम बड़ी ताकतें हैं। इसमें से फ्रांस और जर्मनी मिसिंग है, लेकिन यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ये तमाम बड़ी वेस्ट की पावर्स हैं। इन्होंने जनाब अनाउंस कर दिया है। और इन सैंक्शंस के अंदर एसेट फ्रीज भी शामिल है। इनके एसेट जो है वो फ्रीज कर लिए जाएंगे और इन मिनिस्टर्स को बैन किया जाएगा कि ये इन मुल्कों में दाखिल नहीं हो सकते। और ब्रिटिश जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनके साथ किसी किस्म के ताल्लुकात, बैंक अकाउंट्स, कुछ भी इनके साथ मामलात नहीं किए जा सकते। यानी सेम यही सैंक्शंस इन्होंने रशियंस के ऊपर लगा रखी हैं, एसेट्स फ्रीज और कोई उनके साथ फाइनेंशियल ताल्लुकात नहीं रखे जा सकते। तो ये सख्त तरीन सैंक्शंस उन्होंने इधर लगा दिए। द सैंक्शंस इंपोज्ड on the two are similar to those imposed on Russian officials. बिल्कुल वही जो रशियंस के ऊपर लगाई हैं। और आगे जरा बेन गवर की स्टेटमेंट आई है इस सैंक्शंस के जवाब के अंदर। ये ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, ये सारे इंतहा पसंद जो है, इन्होंने अब इतना जुल्म यहां पर किया है, इतने मासूम लोगों को इन्होंने शहीद किया, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और ये पागल हो चुके हैं। ठीक है, एक होता है ना कि बंदा इतना जुल्म कर लेता है तो फिर उसके बाद पागल ही हो जाता है, तो ये पागल हो चुके हैं। अब इसने जवाब दिया है बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को, जो कि बरतानवी हुकूमत अभी भी असला इजराइल को दे रही है, उसको ये क्या जवाब दे रहा है। यूके गवर्नमेंट टू बिब्लिकल विलन, यानी बाइबल में जो विलन जो बताए गए, यानी ये अपने आपको चूजन पीपल, और हर जगह मजहब को वो ले आते हैं ना कि हम चूजन पीपल और जो हम कर रहे हैं वो सही। तो उसने कहा ये जो बरतानवी गवर्नमेंट है ये बिब्लिकल विलन है। कैसे? ये फिरौन है और वी ओवरकम फेरो, हम फिरौन से लड़े, ठीक है। वी विल ओवरकम केयर स्टार्मर टू, ये बिब्लिकल विलन है। जैसे हम फिरौन से हमें निजात मिली थी और फिरौन को हमने शिकस्त दी थी, ऐसे ही स्टार्मर को भी हम शिकस्त देंगे। ये ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे, ये पागल हो चुके।
यानी बरतानिया के वज़ीर आज़म को ये फिरौन कह रहे हैं, आई विल कंटिन्यू टू एक्ट फॉर द स्टेट ऑफ इजराइल एंड द पीपल ऑफ इजराइल विदाउट फियर, और मैं ये करता रहूंगा फलाना, ये सारी उसने बातें की हैं। तो इसका रिएक्शन और ही सारी बातें वहां से आने वाला है, और वो देख रहे हैं कि मतलब इनके साथ अब वो चलेंगे, और पीछे जो इनकी नई जनरेशन आ रही है वो बैन गवर जितनी ही एक्सट्रीमिस्ट है, तो कैसे चलेंगे वो। तो ये रियलिटीज है वो बहरहाल यहां पर बदल रही हैं, और अब यहां से आइडियल रिएक्शन की तरफ मामला जाएगा। अभी 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है, उसके बाद इससे बड़ा एक्शन हम देख सकेंगे। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो नेतन्याहू के हवाले से खबर ये आ रही है कि जो कॉल हुई है उसके बाद इजराइल में काफी मीटिंग्स हो रही हैं और हलचल है जो ट्रंप के साथ कॉल हुई है, और बताया जा रहा है कि प्रिजनर एक्सचेंज डील के हवाले से यानी सीज फायर जो डील है उस पर मीटिंग नेतन्याहू ने बुला ली है, और इसको फिलहाल पोर्ट्रे यही किया जा रहा है कि ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू को यह कन्वे किया गया है कि अब सीज फायर का वक्त आ गया है। नेतन्याहू कंसल्ट्स बाय फोन विद मिनिस्टर्स एंड सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑन द हॉस्टेज डील। अब ये पता नहीं आगे बढ़ती या नहीं बढ़ती, लेकिन फिलहाल यही पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ट्रंप ने एक तो कहा कि ईरान पर हमला नहीं, दूसरा कहा कि इनरिचमेंट ईरान की माननी पड़ेगी बात, और तीसरा सीज फायर के हवाले से बात हुई है। तो ये हुई है या नहीं हुई, अल्टीमेटली करना पड़ेगी। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, अल्टीमेटली ये करना पड़ेगा, और ना इस टाइम के अंदर इजराइल कोई फाते हो सकता है। आगे चलते हैं तो यमन ने ईरान को कहा है कि जरा आपके हाथ जो खजाना लगाया, आप कह रहे हैं कि खजाना लगाया तो थोड़ा सा हमें भी इनाद करें, कोई थोड़ा सा हिस्सा तो हमें मिलना चाहिए, हम सारा आपसे नहीं मांगते लेकिन थोड़ा सा तो हिस्सा हमें मिलना चाहिए, और हम भी जरा चेक करें कि हमारे मिसाइल एक्यूरेट है या नहीं है। तो यमन ने ईरान से कहा है कि इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन उनको दी जाए जो उन्होंने हासिल की है, और अब वो नए टारगेट्स को निशाना बनाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। यमन कह रहा है अटैक्स तो वो कर रहे हैं लेकिन नए टारगेट्स को निशाना बनाएंगे, और इसके जरिए ईरान भी टेस्ट कर लेगा कि अगर यमनी मिसाइल पहुंच सकते हैं तो फिर ईरानी मिसाइल तो आराम से पहुंच जाएंगे ना, तो जरा इधर भी तजर्बा हो जाएगा। तो ये भी मुतवक्के है। और इसके साथ एक रिपोर्ट आई है कि कैसे अक्रॉस द इजराइल यमन के हवाले से खौफ पाया जा रहा है, यमन कैसे वीकली प्रोडक्शन कर रहा है मिसाइल की, और कैसे इजराइल में अब ये बात समझी जा रही है हाईएस्ट सतह के ऊपर कि यमन को रोकना नामुमकिन है, बावजूद इसके कि हम हमले करें जो मर्जी। अब उनकी नेवी ने अटैक किया है, जंगी तैयारे नहीं भेजे, क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक मसाइल आ रहे हैं, इतने लंबे सफर के ऊपर आना, फिर रिफ्यूलिंग भी चाहिए, तो वो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। अब उन्होंने नेवी के साथ अटैक किया है। इजराइल एंड द यमन डायलेमा, a perpetual war with no exit, endless war है, यानी यमन हमले करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा, endless war, no exit। इजराइल ने अपने आप को यहां पर फंसा लिया। तो यमन तो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन इजराइल कैसे सर्वाइव करेगा? इजराइल तो एक अब फैक्ट्रीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो एक एंडलेस वॉर के अंदर कैसे जा सकता है? यमन तो पिछले 10 साल से एक जंग के अंदर है, और वहां पर तो वो फैक्ट्रीज नहीं लगी हुई कि जो वो सामान बेचते हैं, और वो यमन की जो स्ट्राइक्स है वो परसिस्टेंट है और एक्सपोज कर रही हैं इजरायली डेटर्स को, उसकी लिमिट को एक्सपोज कर रही हैं, और राइजिंग रीजनल फोर्स के तौर पर यमन इमर्ज कर रहा है। इजराइल ने अपना बेड़ा गर्क किया ये जंग छेड़कर, यमन एक रीजनल पावर के तौर पर इमर्ज कर रहा है, और मिलिट्री और इंटेलिजेंस प्रेशर के बावजूद वो हमले जारी रखे हुए हैं। तो दुनिया हैरान है कि ये कैसे हो गया। और स्ट्राइक बाय अंसारुल्लाह सोन डीप एंजाइटी एंड फियर अक्रॉस इजराइल, डीप फियर जो है वो पूरे इजराइल के अंदर महसूस किया जा रहा है, ठीक है, अक्रॉस द इजराइल, ये इजरायली एनालिस्ट कह रहे हैं। और इजराइल मस्ट कम टू द टर्म्स विद अ न्यू ऑपरेशनल रियलिटी, अब इजराइल को एक नई रियलिटी समझ जानी चाहिए, उसको ये बात मान लेनी चाहिए कि यमन से हमले जारी रहेंगे एज लॉन्ग एज द गाजा वॉर इंड्योर्स, जब तक अगर उसने गाजा पे बमबारी जारी रखे हुए हैं तो यमन के हमले जारी रहेंगे और ये बढ़ते रहेंगे। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई एक सादा सी बात है कि हम सबको समझ आ रही कि यमन नहीं रुकेगा, तो ये इजराइल को समझ क्यों नहीं आ रही, या अमेरिका वेस्ट को समझ क्यों नहीं आ रही, या अमेरिका ने आकर हमला कर दिया? तो उसकी वजह यह है कि देखें, वो तो जानते हैं ना मिडिल ईस्ट को, इनकी लीडरशिप को भी जानते हैं, जो सब वो एक धमकी लगाई जाती है तो वो सब सीधे हो जाते हैं। तो वो तो वैसी लीडरशिप समझ रहता है ना यमन को भी कि इनके ऊपर 2-4 मिसाइल मारेंगे या धमकियां लगाएंगे तो ये सीधे हो जाएंगे और ताबे हो जाएंगे, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट को उन्होंने ऐसे सीधा किया हुआ है ना। आप अक्रॉस द मिडिल ईस्ट देख लीजिए, एक एक मुल्क क्या उनके ताबे नहीं है, तो वो उनको अंदाजा नहीं था कि ये और चीज है, यमन और है और बाकी और हैं, ठीक है ना, वो जो लीडरशिप बैठी हुई है। तो यमनियों से उनका पाला नहीं पड़ा था, अब उनको अंदाजा हुआ है, तो अब उनको समझ आ रही है कि, इसलिए आप देखें ना कि ट्रंप जो है वो चुपके से निकल लिया, डिस्पाइट के इजराइल ने अपनी जो अटैक्स हैं उनको एक्सपैंड किया है। सीनियर इजरायली मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैव एक्सप्रेस्ड डाउट्स अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ सच स्ट्राइक, और उनके हाई ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमें इसमें कोई इफेक्टिवनेस नजर नहीं आ रही कि यमन को रोकने में हमको कामयाब हो जाएंगे, और कोई स्ट्रेटेजिक गेन्स है वो हमें नजर नहीं आ रहे। तल अवीव डीपन सर्विलेंस एफर्ट्स इन यमन, इंटेलिजेंस सर्विलेंस वो बढ़ाई है लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही। लेकिन एक नई चीज पता चली है, और वो ये पता चली है कि वीकली प्रोडक्शन लोकल लेवल के ऊपर यमन में शुरू होगी, वीकली प्रोड्यूस वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इनके पास दर्जनों बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, इफ नॉट 100, सैकड़ों भी हो सकते हैं, लेकिन अगर सैकड़ों नहीं है तो दर्जनों तो जरूर इनके पास मौजूद है, जो कि इजराइल पर फायर करने के लिए बनाए गए। और जो हमने स्ट्राइक की हैं, फेल टू प्रिवेंट द कंटिन्यूड इंपोर्ट ऑफ मिसाइल कंपोनेंट्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स इनटू यमन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चली है, वो कह रहे हैं कि यमन को देखें, एक ब्लॉकेट किया गया,
एक सर्विलेंस है, एक इंटेलिजेंस ऑपरेशंस है कि यमन को जो भी सपोर्ट आ रही है मिलिट्री वो रोकी जाए, उसको जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं जिसके जरिए वो लोकल प्रोडक्शन कर रहा है, ये सारी इंटेलिजेंस ऑपरेशन, ये सारी मिलिट्री स्ट्राइक्स, ये सारा अमेरिका का ब्लॉकेड, सारी सीआईए, सारा मोसाद, ये बिल्कुल कामयाबी हासिल नहीं कर सके। यमन इसके बावजूद उन तक कंपोनेंट्स भी पहुंच रहे हैं और बाकी मिसाइल भी पहुंच रहे हैं। इजरायली एनालिस्ट क्वेश्चन द स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ इजरायली अटैक्स। यमनीज वर नॉट डिफीटेड बाय द अमेरिकन्स। इजरायली एनालिस्ट कह रहे हैं अमेरिकन यमन को शिकस्त नहीं दे सके, नॉर द अरब स्टेट, और ना ही अरब रियासतें दे सकी हैं, एंड दे विल नॉट बी डिफीटेड बाय द इजराइल आइदर, और इजराइल भी यमनीज को शिकस्त नहीं दे सका। दे लिव विद लिटिल एंड इन्फ्लिक्ट ग्रेट डैमेज, और यमनीज ऐसे हैं जो बहुत थोड़े के ऊपर गुजारा कर लेते हैं लेकिन वो डैमेज बहुत बड़ा डाल देते हैं। यानी वो कोई बहुत अमीर नेशन नहीं है, वो तो बड़े थोड़े के ऊपर जब वो गुजारा कर रहे हैं लेकिन वो डैमेज बहुत बड़ा कर देते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो ये एक चीज हो गई। ईरान ने कहा है कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं उनको मारने में आईएईए इसका किरदार है, और ये बात बहुत आगे चली गई है। यानी इस नौयत का इल्जाम बहुत बड़ी बात है कि वो क्राइम के जुमरे के अंदर आ गया और इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भाई किस हैसियत से अब वो आईएईए को दाखिल करेंगे? अच्छा, होता इस तरह से है कि ये इंस्पेक्शन होती है ना, यानी इनके लोग हैं, उनके साथ साइंटिस्ट को मिलवाया जाता है कि भाई ये हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, ये काम कर रहे हैं, ये पीसफुल प्रोग्राम है। वो सारी इंस्पेक्शन करते हैं, स्टाफ से मिलते हैं, साइंटिस्ट से मिलते हैं। तो वो साइंटिस्ट तो किसी भी मुल्क के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो आईएईए ने उन साइंटिस्ट के नाम, उनकी शनाख्त वो इजराइल को बताई और इजराइल ने फिर उनको असैसिनेट किया। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं ईरानी, तो वो डॉक्यूमेंट्स ईरान के हाथ लगे हैं। आज उन्होंने वो बात भी सामने रख दी है। इजरायली डॉक्यूमेंट्स include fabricated reports about Iran's nuclear program and Iran scientist assassination linked to IAEA disclosure to Israel। एक तो उन्होंने बताया है कि ये डॉक्यूमेंट्स भी उनके हाथ लगे हैं कि कैसे इजराइल विद द हेल्प ऑफ यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स एक फैब्रिकेटेड प्रोपेगेंडा जो है वो जनरेट कर रहा था रिगार्डिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि पीसफुल था, लेकिन कैसे यहां से प्रोपेगेंडा जनरेट होता था, फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और मीडिया को दी जाती थी और फिर एक पूरा बबल बनाया जाता था प्रोपेगेंडा का जिसमें अमेरिकन और यूरोपियंस भी साथ थे। एक तो ये चीज उन्होंने सामने रखी है, दूसरा उन्होंने साइंटिस्ट वाली जो बात है वो सामने रखी है। यानी आईएईए को आप जवाब देना है। पहले तो उसकी स्टेटमेंट माने रखती थी ना कि उसने कह दिया कि भाई ईरान का प्रोग्राम पीसफुल नहीं है, तो यूरोपियंस भी उठ खड़े हुए, इजराइल भी उठ खड़ा हुआ, अमेरिका भी कि देखो देखो ईरान न्यूक्लियर बना रहा है। अब तो जवाब आईएईए को देना है कि आपने साइंटिस्ट को मारने में अपना जब इजराइल का साथ दिया, अब तो जवाब इनको देना है। और एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर ऐसा पहले कभी मामला हुआ नहीं, तो अब इसका एहतसाब किधर होगा? क्या आलमी अदालत में होगा? कौन सा फोरम है? और इसकी क्रेडिबिलिटी अब क्या बची है? तो ये मामला यानी उल्टा ईरान ने उनके ऊपर जो प्रेशर डाल दिया। आगे चलते हैं तो नेटो ने ह्यूमिलिएट किया है, उसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है यूरोपियंस के लिए। रूटिस वांट्स टू रेज नेटो मिलिट्री स्पेंडिंग टू 5% आर लर्न रशियन। अब ये बहुत बड़ी एक तरह से ह्यूमिलिएशन है। अब वो यूरोपियंस को कह रहा है कि रशिया इन्वेड करने आ रहा है और अगर तुमने अपनी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 5% ना की तो रशियन लैंग्वेज बोलने के लिए तैयार हो जाओ। यानी ये किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ना कि जो इन्वेडर्स आते हैं वो कंट्रोल करते हैं, तो फिर उन वहां के जो लोग होते हैं वो उन्हीं की जुबान बोलने लग जाते हैं। जैसे अंग्रेज यहां पर आए, जैसे बरे सगीर के अंदर आए तो यहां के लोग इंग्लिश के साथ उनका वास्ता पड़ गया। तो ये मतलब एक इस तरह, तो वो कह रहे हैं रशियन इन्वेड करने आ रहे हैं, अपना पैसा बढ़ाओ। अब डीप स्टेट तो यही करती है कि वहां से खतरा है, ये है वो है, पैसे बढ़ाओ, असला खरीदो। तो ये तो डीप स्टेट वाली बात होगी, ठीक है ना। और साथ ह्यूमिलिएशन के भाई लर्न रशियन लैंग्वेज। ना कोई रशिया अटैक करने वाला है, ना कोई रशिया की ऐसी इंटेंशन है अनटिल एंड अनलेस के ये जो एस्केलेशन कर रहे हैं। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब यही जो मामला है वो उल्टा पड़ रहा है क्योंकि जो फार राइट है उसके बयानियों को ये सपोर्ट कर रहे हैं कि ये तो जंग की तैयारी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट से रेफ्यूजीज का आना, मिडिल ईस्ट की जंगों से इकोनॉमिक लॉसेज होना और यूक्रेन की जंग से ये तमाम चीजें होना। यूक्रेन की जंग से खतरा के जंग पूरे यूरोप के अंदर फैल जाएगी और रेफ्यूजीज और इकोनॉमिक क्राइसिस दोनों, तो उससे फार राइट और ताकतवर। और फार राइट मैंने आपको बता दिया कि वो सबसे नंबर 1 थ्रेट इस वक्त यूरोपियंस अपने लिए समझ रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा यूरोप है वो तो रहेगा ही नहीं, वो तो एक नया यूरोप आ जाएगा ना। मौजूदा यूरोप तो ओपन बॉर्डर्स हैं, वो सारे बॉर्डर जो है वो क्लोज हो जाएंगे और हर किसी को अपने मुताबिक अपनी सोवरेनिटी, अपने मामला देखने, और कोई कलेक्टिव पॉलिसी नहीं होगी, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होगी। और इसका जो सरखेल है वो फ्रांस में मैरी लेपेन बन गई हैं और सारा उसमें जो फ्रांस में तहरीक का आगाज हो गया ना कल से, ये कोई छोटा वाकया नहीं है। और इसका मकसद सिर्फ फ्रांस नहीं है, फ्रांस जो है वो पहला स्टॉप है, असल मंजिल पूरा यूरोप है। तो अब आप देखिए कि अगर फ्रांस के अंदर मैरी लेपेन कामयाब हो जाती हैं तो क्या होगा? इसके बाद वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर फार राइट को सपोर्ट करेंगी। मिसाल के तौर पर अगर वो जर्मनी में करती हैं तो जर्मन गवर्नमेंट जो है वो जो बैठी होगी वो मैरी लेपेन के खिलाफ इकदाम उठाएंगी, तो ये तो जर्मनी और फ्रांस आमने सामने आ जाएंगे। ब्रिटानिया को देखिए, वो तो ब्रेक्जिट कर चुका है। इसका मतलब यह है कि वहां पर क्लोज्ड बॉर्डर्स के हवाले से ऑलरेडी सेंटिमेंट मौजूद है, तो वहां तो फार राइट को और सपोर्ट। और इटली ऑलरेडी फार राइट है, हंगरी है, बाकी मालिक, स्पेन के अंदर फार राइट पार्टीज मौजूद हैं। अक्रॉस द यूरोप अब उनका इमरजेंस हो रही है, पोलैंड के अंदर हो रही है। तो ये तो यूरोप के लिए इंस्टेबिलिटी है ना,
कि भाई सबको अपनी पड़ गई, सबने अपने फैसले करने हैं, कोई कलेक्टिव पॉलिसी नहीं है, यूरोपीय यूनियन अपने आप में खत्म हो जाएगी। तो ये यूरोप को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश हो गया। अब जरा देखिए, मैरी ले पेन एक्यूज यूरोपीय यूनियन ऑफ एडवांसिंग प्लान्ड वॉर प्रोजेक्ट्स इन द ईस्ट। मैरी ले पेन जो है वो मैदान में उतर गई है बाकायदा, और ये उनकी पहली बड़ी स्टेटमेंट आई है। कल मीटिंग हुई, आज पहली बड़ी उनकी स्टेटमेंट आई है, और पहला ही बॉम्बशेल उन्होंने गिराया तमाम यूरोपीय यूनियन के लीडरशिप के ऊपर। और वो कह रहे हैं कि ये तो ईस्टर्न यूरोप के अंदर जंग की तैयारी कर रहे हैं, ये तो यूरोप को आलमी जंग के अंदर धकेल रहे हैं। यूरोपीय यूनियन प्रिपेयरिंग प्लान्ड वॉर प्रोजेक्ट, जो इस वजह से वॉर नहीं आ रही कि वो हालात की वजह से आ रही है, या रशिया कोई ऐसी चीज कर रहा है, ये जानबूझकर यहां पर वॉर प्लान कर रहे हैं इन द ईस्टर्न फ्रंट। और ब्रसल्स हैज अबंडन इट्स प्रॉमिस ऑफ पीस इन फेवर ऑफ मिलिटराइजेशन। और जो ब्रसल यानी जहां पर यूरोपीय यूनियन का जो पार्लियामेंट है, इसका काम था कि ये पीस मेंटेन करता, और यही इसका अहद था। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन अपने अहद से फिर चुका है और ये मिलिटराइजेशन कर रहा है, ये असलहा प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और हमें जंग की तरफ धकेल रहा है। इन्होंने अपने आप को यूरोपियन पैट्रियार्च का नाम दिया है, यानी जो तमाम फार राइट्स हैं उन्होंने अपने आप को यूरोपियन पैट्रियार्च का नाम दिया कि हम यूरोप को बचाने वाले हैं। और आप नोट करें कि ट्रंप की एग्जैक्टली यही कैंपेन है। उन्होंने भी कहा कि हम बचाने वाले हैं अमेरिका को, और फिर एंटी इमिग्रेशन, एंटी वॉर और इकोनॉमिक हवाले से सारा कि इकोनॉमी बहुत बुरी है, इसको हमने बेहतर करना है। यूरोपीय यूनियन अलार्मिंग शिफ्ट टुवर्ड वॉर रेडीनेस, हिला देने वाला अलार्मिंग सतह के ऊपर ये तैयारी कर रहे हैं जंग की। फोकस्ड ऑल एनर्जी ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ प्लान्ड वॉर। आई वुड सी दिस engaged in preparing for war in the east, and we do not want war, we do not want leaders who play soldiers। हम जंग नहीं चाहते और हमें वो लीडरशिप नहीं चाहिए जो फौजियों की जिंदगियों के साथ खेलती है। She has long opposed, ये लाइन सुनिएगा, डीपर यूरोपीय यूनियन मिलिट्री इंटीग्रेशन। किसकी मुखालफत करती है? यूरोपीय यूनियन की जो ओवरऑल एक इंटीग्रेशन है मिलिटरीली, उसकी वो अपोज करती हैं, और एडवोकेट किस चीज को करती हैं? नेशनल सोवरेनिटी को। यानी वो यूरोपीय यूनियन और इस अकट और ओपन बॉर्डर इसके ऊपर बिलीव नहीं करती। पैट्रियार्ट्स फॉर यूरोप होस्ट राइट विंग गैदरिंग। अच्छा, तो ये बात होगी, ये मतलब सबसे बड़ी चीज है जो यूरोपियंस को मजबूर करने वाली है। उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है, उन्होंने जंगों को रोकना है, उन्होंने एंटी इमिग्रेशन लॉज लेकर आने, वरना फार राइट ऊपर आ रहा है। अच्छा, और फिर इजराइल की सपोर्ट तो गई। भाई देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हर मुल्क अपना सोचेगा, तो वो इजराइल तो गया। जैसे अमेरिका फर्स्ट में बहुत जल्द आप देखेंगे कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लाना पड़ेगी। ट्रंप का तो चलो और मामला है ना, वो तो हर महाज के ऊपर फेल हो रहा है। तो यहां पर हर मुल्क को अपना सोचना है, उसकी तरफ दुनिया बढ़ रही है। और एक और हेडलाइन देखिए, एनवीडिया सीईओ वार्न्स यूके लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। एनवीडिया के जो सीईओ हैं उन्होंने यूके का दौरा किया। क्या बात कर रहे हैं? यूके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लैक करता है। तो ये एक अलग चीज है, यानी कि इन मुल्कों में देखिए इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी बनानी है, आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने में तो इतनी रुकावटें हैं। अब जब पैसा जाएगा जंगों में, ठीक है, और ओवरऑल आपकी पब्लिक ओपिनियन भी वर्ल्ड वाइड आपके खिलाफ है, और यूरोप के अंदर इतने क्राइसिस हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये मल्टी लेयर चैलेंजेस हैं जो अल्टीमेटली आने वाले महीनों में इनको मजबूर करने वाले हैं, जिसका आज एक मुजाहरा हमने देखा, सैंक्शन लगा दी, और ये आगाज एक नए दौर का। तो जंगें जो है वो यूरोप को सूट नहीं कर रही हैं, लेकिन बहरहाल डीप स्टेट अपनी जगह पर मौजूद है और वो जंग की तरफ धकेल भी रही है। तो ये दो ताकतें यूरोप के अंदर आमने सामने आ गई हैं, एक फार राइट, दूसरी तरफ जो मौजूदा लीडरशिप है और डीप स्टेट, वो जंग की तरफ धकेल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम तो यूरोप को बचाने वाले हैं।